So again, before starting with today's lecture, मैं आपको पहले ये बता दूं कि हमने यहाँ पर पहले क्या पढ़ लिया है और ये जो चैप्टर हमारा रनिंग है दैट इज बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो इसमें हमने सीख लिया था अभी तक कि क्लासिफिकेशन किस तरह से की जाती है, व्हाट ऑल वर द मेथड्स। पहले जो पर्सन थे जिन्होंने ये सिस्टम स्टार्ट किया कि हम साइंटिफिक बेसिस पे ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करेंगे, दैट वाज एरिस्टोटल, जिनको हम फादर ऑफ बायोलॉजी भी कहते हैं। तो ये बातें हमने ऑलरेडी कर ली थी फर्स्ट लेक्चर के दौरान। फिर जब हम सेकेंड लेक्चर की तरफ आए तो हमने स्टार्ट किया कि जो 5 किंगडम आर.एच. विटेकर ने बना रखे थे, हमने उनको डिटेलाइज करना स्टार्ट किया था। तो सबसे पहले हमने जिसके डिटेल्स सीखे थे दैट वाज किंगडम मोनेरा। और किंगडम मोनेरा जो होता है, यू ऑल नो दैट कि वहाँ पे हमने प्रोकैरियोटिक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स की बातें की थी। और ये जो प्रोकैरियोटिक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स थे, अगर आप इनका रिप्रेजेंटेटिव मेंबर देखेंगे तो दैट वाज बैक्टीरिया। फाइन। तो बैक्टीरिया के स्ट्रक्चरल सेटअप की बात हुई थी, वहां पे हमने इस बात को ध्यान में रखा था कि जो भी हम बैक्टीरिया के लिए सीख रहे हैं दैट इज एक्चुअली मोनेरा के कैरेक्टर, ये था। देन फिर जब हम अगले लेक्चर पे आए तो हमने सीखा अबाउट किंगडम प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा में हमने ये सारी बातें की कि व्हाट आर द बेसिक मेथड्स जिससे कि प्रोटिस्टा के अंदर रिप्रोडक्शन होता है या उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, ये बातें हमने की थी। ओके, तो ये सब चीज हमने कल की क्लास में डील की थी, प्रोटिस्टा का डिटेल। और प्रोटिस्टा का जो सबसे इम्पोर्टेंट सेगमेंट होता है दैट इज द प्रोटोजोअन्स, जहाँ पे हमने अलग अलग प्रोटोजोअन्स की बात की थी, जो सीलिएट्स थे, फ्लैजेलेट्स थे एंड स्पोरोजोअन्स थे। सब कुछ हमने कल सीख लिया था। तो आज का जो लेक्चर होगा दैट विल बी कंप्लीटली डेडिकेटेड टू द नेक्स्ट किंगडम। और उस किंगडम की अगर मैं बात करूं तो दैट इज किंगडम फंजाई। ठीक है, किंगडम फंजाई इसको हम कहते हैं, या फिर आप ये कह सकते हो कि इट इज ऑल्सो नोन बाय द नेम ऑफ किंगडम माइकोटा। फाइन। तो इसको हम किंगडम माइकोटा के नाम से भी जानते हैं, फंजाई आर ऑल्सो नोन एज माइकोटा। तो उस पर्टिकुलर किंगडम की डिटेल आज हम लोग सीखने वाले हैं। तो जैसे जैसे फंगस के फीचर्स आप सीखेंगे तो आपको काफी सारे ट्रांजिशंस होते हुए नजर आएंगे। एज इन मोनेरा से जब हम मूव करके आए थे प्रोटिस्टा में, तो यू कम टू नो, आपको पता चला कि यहाँ पे मोनेरन्स जो थे वो प्रोकैरियोट्स थे, जैसे ही हम पहुंचे प्रोटिस्टा तक तो वो यूकैरियोट्स हो गए। ओके, यूकैरियोट से अब सब कुछ यूकैरियोटिक ही चलेगा, ये एक चेंज परमानेंट हो गया। इसके बाद आज की क्लास में आप देखेंगे कि जब हम फंगस में आए हैं तो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन से चीजें जो हैं वो हेट्रोट्रॉफिक मोड की तरफ जाएंगी। ठीक है, सेल वॉल का फीचर जो है वो थोड़ा सा एडवांस होता जाएगा। ये सारी चीजें यहाँ फंगस में आज आप देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम इस पूरे किंगडम के बेसिक फीचर्स की बात करेंगे, या जो जनरल कैरेक्टर्स होते हैं उनकी बात होगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, यहाँ पे जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं दे आर कंसिडर्ड टू बी हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स। एंड यू ऑल वेरी वेल नो कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन लेते हैं वो सारे के सारे क्या कहलाते हैं, वो कंज्यूमर्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप एक कॉमन सी लैंग्वेज में या जनरल भाषा में सिंप्लीफाइड वे में व्हाट यू कैन से कि जितने भी फंगस होते हैं दे विल फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ कंज्यूमर्स, क्योंकि ये अपना खाना खुद नहीं बना सकते। आप ये भी लिख सकते हैं कि जितने भी फंगस होते हैं दे आर नॉन फोटोसिंथेटिक। आप ये भी लिख सकते हैं कि दे विल नेवर ऑक्यूपाई द ट्रॉफिक लेवल ऑफ अ प्रोड्यूसर, क्योंकि ये खाना प्रोड्यूस नहीं कर सकते, ये सिर्फ कंज्यूम कर सकते हैं। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि अगर हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है तो इस हेट्रोट्रॉफिक मोड के अंदर कौन कौन सा मेथड ये ऑप्ट कर सकते हैं, तो वो मैं आपको बता दूं कि अगर यहाँ पर हेट्रोट्रॉफिक मोड को आप फर्दर क्लासिफाई करेंगे फंजाई के लिए तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे एक मोड हो सकता है पैरासिटिज्म। ठीक है, दूसरा जो मोड यहाँ पे हो सकता है वो हो सकता है सैप्रोट्रॉफिज्म। ये बातें आपको पता चलेंगी कि हेट्रोट्रॉफिक मोड के अंदर भी दे कैन बी आइदर पैरासाइट्स जो कि किसी होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर रहें,
या फिर सैप्रोफाइट्स हो सकते हैं। सैप्रोफाइट्स का मतलब है दे विल लिव ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर, और वहां से वो अपना न्यूट्रिशन सक करेंगे या एब्जॉर्ब करेंगे। ओके, ये दो बातें आपको याद रखनी है। अब यहाँ पे अगर आपको मेजॉरिटी पूछी जाए कि हेट्रोट्रॉफिज्म में मेजॉरिटी ऑफ द फंगस कौन सा मोड ऑफ न्यूट्रिशन लेती है, तो आपका जो आंसर होगा दैट विल बी सैप्रोट्रॉफिज्म। ज्यादातर फंगस सैप्रोफाइट्स होते हैं। फाइन, इनको आप एयर वाटर सॉइल कहीं पर भी देख सकते हैं। तो दिस पर्टिकुलर नेचर जो आपको ये बताता है कि ये हर जगह पाए जा सकते हैं, ये नेचर कॉस्मोपॉलिटन नेचर कहलाता है। वार्म एंड ह्यूमिड प्लेसेस जो होती हैं, ये इनका सबसे बेस्ट हैबिटेट होता है, या फिर इनकी फेवरेबल कंडीशंस होती हैं कि थोड़ा सा वार्मथ रहना चाहिए, थोड़ा सा वहाँ पे ह्यूमिडिटी रहनी चाहिए, एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी। तो ये सारी कंडीशंस इनके प्रेजेंस को फेवर करती हैं और इनके ग्रोथ को भी फेवर करती हैं। ठीक है, अब इसके एग्जाम्पल अगर आपको फंगस के दिए जाएं तो यू ऑल वेरी वेल नो कि यहाँ पर मशरूम्स आते हैं। अब मशरूम्स जो होते हैं इडिबल होते हैं, तो इसका एग्जाम्पल तो आप सबसे बेटर तरीके से याद कर सकते हो। इसके अलावा ब्रेड मोल्ड है, दैट इज न्यूकर एंड राइजोपस, और काफी सारे और भी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स होंगे जो कि अभी हम डिफरेंट क्लासेस देखेंगे तो हमें वहां पे समझ में आएगा। ठीक है, तो दिस इज अबाउट द इंट्रोडक्टरी सेगमेंट जो आपको यहाँ याद रखना है। लेट अस मूव टू अदर फीचर्स। दूसरे फीचर्स यहाँ पे क्या हैं कि कुछ ऐसे भी फंगस होते हैं विच आर इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ एंटीबायोटिक्स। एज यू ऑल वेरी वेल नो कि जो पहला एंटीबायोटिक था दैट वाज पेनिसिलिन। मुझे उस साइंटिस्ट का नाम बताइए जिन्होंने पेनिसिलिन डिस्कवर किया। फास्ट, I want to know the name of the scientist who was the discoverer of penicillin. कौन से साइंटिस्ट थे वो? Penicillin was the first antibiotic. Antibiotic is a substance जो कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म से डिराइव किया जाता है और उसको हम दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट में यूज करते हैं। तो आई जस्ट वांट टू नो द नेम ऑफ द साइंटिस्ट जिन्होंने पेनिसिलिन ढूंढा। कौन थे वो? Be very fast. If you don't know the answer, then you can reply no so that we can proceed on. आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स। पेनिसिलिन किसने डिस्कवर किया था? ओके, सरप्राइजिंग, नो रिस्पॉन्स एट ऑल। चलिए मैं आपको बता देती हूँ, पेनिसिलियम जो है उसको अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने ढूंढा था। अब जरा सा आपको याद आया होगा। ठीक है, फर्स्ट एंटीबायोटिक है तो एटलीस्ट वो साइंटिस्ट का नाम तो आपको याद रखना ही चाहिए। तो द पर्सन वाज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, और पेनिसिलिन उन्होंने ढूंढा था फ्रॉम पेनिसिलियम नोटेटम। ठीक है, पेनिसिलियम नोटेटम से पेनिसिलिन निकला था या डिराइव किया गया था। तो अभी पेनिसिलियम जो होता है दैट इज अ सॉर्ट ऑफ फंगस, और ये जो एंटीबायोटिक हमें मिला पेनिसिलिन, ये किसके अगेंस्ट काम करता है? ये बैक्टीरियल ग्रोथ को रोकने के लिए काम आता है। फाइन, तो whenever we want to stop any type of bacterial growth या फिर आप किसी बैक्टीरियल कॉलोनी को कोई हार्म पहुंचाना चाहते हैं तो वहां पे हम पेनिसिलिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। देन कुछ ऐसे भी फंगस हैं जिनकी बॉडी यूनिसेल्युलर होती है, जैसे कि ईस्ट होता है। व्हाट इज द बायोलॉजिकल नेम ऑफ ईस्ट? व्हाट इज द बायोलॉजिकल नेम ऑफ ईस्ट? ईस्ट का बायोलॉजिकल नेम क्या होता है? ओके, बायोलॉजिकल नेम ऑफ ईस्ट इज सैक्रोमाइसिस सर्वेसिया। फाइन, तो यहाँ पे आपको ये भी याद रखना है कि जो ईस्ट है इसका बायोलॉजिकल नेम क्या है, और वो भी यहाँ फंगस की कैटेगरी में ही आएगा। फाइन, एंड इट इज मोस्ट ऑफन यूज्ड फॉर मेकिंग ब्रेड एंड बियर। तो यहाँ इस इंडस्ट्री में जो कि बेकिंग इंडस्ट्री है वहां पे ईस्ट का बहुत बड़ा रोल होता है। कुछ ऐसे भी फंगस यहाँ होते हैं जो कि डिजीज कॉजिंग है, से फॉर एग्जांपल wheat rust जो होता है, black rust of wheat that is caused by Puccinia graminis। तो बहुत सारे ऐसे फंगस होंगे जिनका डिफरेंट डिफरेंट रोल आपको नेचर में दिखाई देगा। ओके, डिफरेंट रोल यहाँ पे ऑब्जर्व किए जाएंगे। नाउ लेट अस मूव दूसरे कैरेक्टर्स पे। अब यहाँ पे जब भी आप फंगस का सेटअप देखेंगे या फंगस का स्ट्रक्चर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसका स्ट्रक्चर हमेशा माइसीलियम के फॉर्म में मिलता है। ठीक है,
It is often found in the form of mycelium. अब ये जो माइसीलियम होता है ये क्या होता है, तो आपको पता चलेगा कि माइसीलियम इज एक्चुअली अ बंच ऑफ फिलामेंटस स्ट्रक्चर्स विच आर कॉल्ड एज हाइफा. ओके, यहाँ पे काफी सारे इस तरह से फिलामेंटस स्ट्रक्चर्स होंगे. यू कैन सी फिलामेंट्स लाइक दिस. तो यहाँ पे जब भी आपको ऐसा फिलामेंटस स्ट्रक्चर दिखे और आपको पता चले कि ये फिलामेंटस स्ट्रक्चर बंच में प्रेजेंट है, मतलब काफी सारे यहाँ पर हैं, ठीक है, तो ये जो पूरा बंच यहाँ पे बनेगा दैट विल बी माइसीलियम. और अगर आप इसका फिलामेंटस पोर्शन देखेंगे, आप किसी स्पेसिफिक पोर्शन पे इसको देख रहे हो, तो दिस वन सिंगल फिलामेंट विल कॉन्स्टिट्यूट हाइफा. ठीक है, उसका क्या नाम होगा, उसका नाम होगा हाइफा. तो यहाँ पे ये आपको बातें याद रखनी है. इसके अलावा जो हाइफा या माइसीलियम है उसका नेचर सीनोसिटिक होता है. नाउ द मीनिंग ऑफ द वर्ड सीनोसिटिक. सीनोसिटिक का मतलब अगर आपको बताया जाए तो दैट इज अ मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन. ठीक है, इसका मतलब होता है कि दिस इज अ मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन. और मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन का मतलब है कि जब आप एक फिलामेंट देखेंगे या आप एक सेक्शन देखेंगे माइसीलियम का, तो आपको पता चलेगा कि वहां पे काफी सारे न्यूक्लियाई प्रेजेंट हैं. ठीक है, बहुत सारे न्यूक्लियाई आपको दिखाई देंगे. तो दीज आर सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट कॉमन फीचर्स जो कि आपको फंगस में देखने के लिए मिलेगा. फाइन. इसके अलावा फंगस के बारे में दूसरी बातें भी करते हैं कि फंगस के ऊपर सेल वॉल पाया गया है. और फंगस जो है, आपको मैं बता दूं कि जब हमने क्लासिफिकेशन सीखना स्टार्ट किया था, उसका हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव देखा था, तो हमने ये देखा था कि फंगस जो है वो पहले से एक अलग किंगडम नहीं था. ठीक है, तो उसका रीजन ये भी था कि फंगस में सेल वॉल पाया जा रहा था और इसी वजह से इनको प्लांटी में प्लेस कर दिया गया था. ठीक है, लेकिन ये बिल्कुल गलत बात थी क्योंकि फंगस का मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है वो तो हेट्रोट्रोफिक है एंड दैट इज एनिमल लाइफ. तो ये प्रॉब्लम यहाँ पे हो रही थी. तो यहाँ पता चला हमें कि इसका जो सेल वॉल है दैट इज मेड अप ऑफ काइटिन एंड पॉलीसेकेराइड्स. क्लियर. तो काइटिन इज इम्पॉर्टेंट थिंग क्योंकि कभी कभी आपको कुछ स्टेटमेंट्स में करेक्शन करना होता है या आपको ट्रू या फॉल्स स्टेटमेंट पिकअप करनी होती है, तो ये पॉइंट आपके लिए वहां पे एक स्टेटमेंट के तौर पे पूछा जा सकता है कि कौन सी सब्सटेंस की सेल वॉल फंगस के पास होती है. तो दैट इज काइटिन. क्लियर. अब यहाँ से आगे अगर हम जाएंगे तो हम और भी कुछ बातें जानते हैं. देखिए आपके सामने फंगस के माइसीलियम का एक पिक्चर है. इस माइसीलियम को आप ध्यान से देखिए. इट विल अपीयर लाइक अ नेटवर्क ऑफ हाइफी. काफी सारे फिलामेंटस स्ट्रक्चर्स वहां पे ज्वाइन हैं. ठीक है. देन गोज फंगस का मोड ऑफ न्यूट्रिशन. जैसा मैंने आपको पहले भी बताया कि मोस्ट ऑफ द फंगस जो होते हैं वो सेप्रोट्रॉप्स होते हैं. डेड एंड डिकेइंग मैटर के ऊपर ये एग्जिस्ट करते हैं. फाइन. तो जब भी आप इनका सेप्रोट्रॉपिक नेचर देखेंगे तो उससे क्या होगा कि जो भी इनका सॉल्यूबल सब्सटेंस है या इनकी बॉडी के सब्सटेंसेस जो एब्जॉर्ब इन्होंने किए हैं वो किसी दूसरे होस्ट से आए हैं. फाइन. बिफोर दैट आई हैव गॉट अ रिक्वेस्ट फ्रॉम मनीष कि वो डिस्कनेक्ट हो गए थे, तो लेट मी रिपीट. मनीष, आप मुझे ये बताइए बेटा, कहाँ पर आप आपका टॉपिक जो है वो स्किप हो गया, कहाँ पे आप मीटिंग से चले गए थे, फ्रॉम वेयर, आपने लास्ट क्या सुना था टॉपिक? आप मुझे ये बताएंगे तो मैं वहां से आपके लिए थोड़ा सा रिकॉल कर दूंगी. फंगस का स्टार्टिंग. ओके, चलिए. तो मनीष आप ध्यान से सुनिएगा, मैं कैरेक्टर्स आपके लिए समराइज कर रही हूँ फॉर वंस. देखिए, फंगस के बारे में अभी तक हमने क्या क्या सीखा है, तो चलो आपको मैं थोड़ा सा थ्रोबैक पे ले जाती हूँ इन अ फास्ट मैनर. हमने अभी तक सीखा कि जो फंगस है फर्स्ट ऑफ ऑल दैट इज कॉस्मोपॉलिटन इन नेचर, जो कि हर जगह पाई जाती है, ह्यूमिड प्लेसेस में पाई जाती है. और इसके जो कॉमन एग्जाम्पल्स हैं दैट इज मशरूम, टोडस्टूल एंड ऑल. इसके अलावा फंगस कैन बी ऑफ टू टाइप्स. या तो ये पैरासाइट्स हो सकते हैं या तो फिर ये सैप्रोफाइट्स हो सकते हैं. पैरासाइट का मतलब है दे आर गोइंग टू एग्जिस्ट ऑन द बॉडी ऑफ अनदर होस्ट. और यहाँ पर
अगर आप सेप्रोट्रॉफिक नेचर का मतलब समझेंगे तो दे विल सर्वाइव ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर, उनके ऊपर वो रहेंगे। ठीक है, इतना मैंने बताया। इसके बाद मैंने ये बताया कि यहाँ पे फंगस में से एंटीबायोटिक्स को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। से फॉर एग्जांपल वी एक्सट्रैक्टेड पेनिसिलिन, दैट इज द फर्स्ट एंटीबायोटिक फ्रॉम पेनिसिलियम नोटेटम, जो कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था ये काम। इट इज जनरली यूज्ड फॉर स्टॉपिंग और इनहिबिटिंग बैक्टीरियल ग्रोथ। ठीक है, देन जो ईस्ट होता है वो भी इसी कैटेगरी में आएगा, विच इज द हीरो ऑफ बेकिंग इंडस्ट्री। ब्रेड बनाने के लिए, बियर बनाने के लिए, फर्मेंटेशन करने के लिए वी जनरली यूज ईस्ट, दैट इज सैक्रोमाइसिस स्पीशीज। ठीक है, देन यहाँ पे डिजीज कॉजिंग फंजाई भी होते हैं, जैसे कि व्हीट रस्ट जो कि पक्सीनिया से होता है। फाइन, तो दीज ऑल वर द थिंग्स जो यहाँ पे हमने सीखी। फिर मैं आपको बता रही थी अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द माइसीलियम। तो ये आपके सामने पिक्चर है, आप जो नेटवर्क ऑफ हाइफी देख रहे हैं। नाउ लेट मी टेल यू एक बार कि ये क्या है। अगर आप एक फिलामेंट देखते हैं, शॉर्ट फिलामेंट, तो दैट इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज हाइफा। एंड इफ यू ऑब्जर्व द एंटायर नेटवर्क ऑफ हाइफा, तो उसको हम माइसीलियम कहेंगे। अब यहाँ पर जो माइसीलियम है या जो हाइफा है, आपको उसका यहाँ पर दो स्ट्रक्चर दिखाया गया है, सेप्टेट एंड एसेप्टेट। तो सेप्टेट और एसेप्टेट मैंने अभी आपके लिए इसीलिए पिकअप नहीं किया क्योंकि जब हम क्लासेस में जाएंगे तो वहां आपको ज्यादा बेटर क्लियर होगा। ओके, इसके अलावा फंगस का जो सेल वॉल है दैट इज मेड अप ऑफ काइटिन, और जो हाइफी यहाँ पे होती है दैट इज सीनोसिटिक। तो सीनोसिटिक का मतलब होता है मल्टी न्यूक्लिएट। यहाँ पे काफी सारे न्यूक्लियस का प्रेजेंस हम देखते हैं। तो दीज ऑल आर द थिंग्स जो मैंने अभी तक फंगस के बारे में बताई हैं। ओके फाइन, अब हम थोड़ा आगे चले जाते हैं। मनीष, इसके बाद भी अगर आपको कुछ प्रॉब्लम होती है बेटा, तो व्हाट यू कैन डू इज रेफर टू रिकॉर्डिंग ऑफ द लेक्चर। आपको लिंक आएगा जब लेक्चर की रिकॉर्डिंग का, तो आप उसको एक बार रेफर कीजिएगा। अब यहाँ पर ये मैं आपको बता रही थी कि यहाँ पे सैप्रोफाइट्स जो फंगस होते हैं, मेजरली दे एब्जॉर्ब ऑर्गेनिक मैटर फ्रॉम द डेड एंड डिकेइंग ऑब्जेक्ट्स। अब यहाँ पे जो पैरासाइट्स होते हैं उनका कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। पैरासाइट जितने भी फंगस होते हैं इनको होस्ट की जरूरत होगी। फंगस कैन ऑल्सो बी ऑफ सिम्बायोटिक नेचर। नाउ अगेन, अगर यहाँ पे आपको किसी पॉइंट पे फोकस रखना है तो दैट इज पॉइंट नंबर 3। दिस विल बी द पॉइंट ऑफ फोकस फॉर यू, क्योंकि यहाँ पे इनका सिम्बायोटिक नेचर बताया जा रहा है। सिम्बायोटिक नेचर कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज म्यूचुअलिज्म। ठीक है, इसको हम म्यूचुअलिज्म कहते हैं। एंड दिस इज सच अ टाइप ऑफ न्यूट्रिशनल रिलेशनशिप जहां पर दोनों ऑर्गेनिजम्स प्रॉफिट में रहते हैं। ठीक है, मैंने प्लस एंड प्लस इसीलिए लिखा है कि जो दोनों ऑर्गेनिजम्स के बीच में म्यूचुअल रिलेशनशिप होगा, बोथ ऑफ देम आर गोइंग टू बी बेनिफिटेड फ्रॉम ईच अदर। क्लियर? तो यहाँ पे यहाँ एग्जाम्पल है लाइकन एंड माइकोरिजा का। जब हम लाइकन की बात करते हैं तो लाइकन इज मेड बाय एसोसिएशन ऑफ फंगस एंड एल्गी। क्लियर? माइकोरिजा जो है that is formed between, that is a symbiotic association formed between fungus and the roots of higher plants। ठीक है, तो ये दो तरह की चीजें आपको यहाँ याद रखनी है। एक तो आप लाइकन याद रखेंगे और दूसरा आप माइकोरिजा याद रखेंगे। तो दैट विल बी द इम्पोर्टेंट सेगमेंट। क्लियर? अब आगे आ जाइए। यहाँ कुछ और बातें मैं आपको फंगल स्पीशीज के बारे में बता दूं जो आपको यहाँ पे इम्पोर्टेंट होंगी। First of all, you should know about heterothelism and homothelism। आपको यहाँ पे होमोथेलिज्म के बारे में और हेट्रोथेलिज्म के बारे में नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, तो जब भी यहाँ आपको मैं इन दोनों चीजों के बारे में बताऊंगी तो जरा ध्यान से सुनिएगा कि ये क्या होते हैं। These are actually fertilization methods। ठीक है,
होमोथैलिज्म और हेट्रोथैलिज्म फर्टिलाइजेशन के तरीके हैं। तो व्हेन फर्टिलाइजेशन इज गोइंग टू टेक प्लेस, when fertilization is going to take place in between, ठीक है, in between what, सिमिलर थैलाई के बीच में, ठीक है। फिर से यहाँ पे देखिए कि क्या होने वाला है, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होने वाली है, फर्टिलाइजेशन बिटवीन सिमिलर थैलाई, ओके। तो that type of fertilization is going to be called as homothalism, clear। इसके बाद अगर इसका एग्जाम्पल आपको जानना है तो इसका एग्जाम्पल होता है कीटोमियम। द एग्जाम्पल ऑफ सच कंसेप्ट इज कीटोमियम। इसके अलावा मोस्ट ऑफ द स्पीशीज में आपको जो देखने मिलता है दैट इज हेट्रोथैलिज्म। हेट्रोथैलिज्म का मतलब अभी तक तो आप समझ ही गए होंगे, दैट विल बी फर्टिलाइजेशन which is going to take place between two different थैलाई। दोनों थैलाई का नेचर डिफरेंट होना चाहिए। वी ऑफन कंसिडर इट एज प्लस एंड माइनस, ये नेचर ऑपोजिट नेचर होना चाहिए। तो दैट टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन, या फिर यू कैन ऑल्सो से कि दो अलग तरह के गैमेट्स का कॉन्टैक्ट होना, तब उसे हम कहते हैं हेट्रोथैलिज्म। हेट्रो वर्ड का मतलब ही होता है डिफरेंट, थैलिज्म वर्ड आया है फ्रॉम थैलस, तो देयर इज इन्वॉल्वमेंट ऑफ टू डिफरेंट थैलाई फॉर प्रोड्यूसिंग टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैमेट्स, और फिर होगा फर्टिलाइजेशन। होमोथैलिज्म में होमो वर्ड का मतलब सेम होता है या सिमिलर होता है, तो सिमिलर टाइप ऑफ थैलाई आर गोइंग टू गेट फ्यूज्ड, देन द कंसेप्ट विल बी होमोथैलिज्म। हेट्रोथैलिज्म का बेस्ट एग्जाम्पल कौन होते हैं, तो इसका बेस्ट एग्जाम्पल हमारे पास होता है म्यूकर एंड राइजोपस, जिनको आप कॉमनली ब्रेड मोल्ड के नाम से जानते हो, ठीक है, दे आर कॉल्ड एज ब्रेड मोल्ड। तो ये एग्जाम्पल होते हैं हेट्रोथैलिज्म के। नाउ इज देयर एनी प्रॉब्लम टू एनीवन इन अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज होमोथैलिज्म एंड व्हाट इज हेट्रोथैलिज्म? एनीवन? If any one of you is having any doubt, then you can ask. No. Let us proceed then. यहाँ पर जो भी हम आगे सीखने वाले हैं वो क्या होने वाला है, वो होने वाला है अबाउट द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, जो कि होगा एसेक्सुअल और सेक्सुअल दो अलग तरीकों से, और हम उनके भी सब टाइप्स देखने वाले हैं। बिफोर दैट अगेन सुन लीजिए, अरबाज ने ये रिपीट के लिए बोला है, तो आई एम रिकॉलिंग इट वंस। कुछ भी टफ नहीं है यहाँ पर, सिर्फ इतना है कि जब दो सिमिलर नेचर के थैलस हैं, आप ऐसे मान लीजिए कि दोनों थैलस का नेचर या तो प्लस एंड प्लस है या तो माइनस एंड माइनस है, ठीक है। तो व्हेन सिमिलर नेचर के थैलाई आर गोइंग टू गेट फ्यूज्ड, दैट कंसेप्ट विल बी होमोथैलिज्म। दो डिफरेंट नेचर के थैलाई आर गोइंग टू गेट फ्यूज्ड, दैट इज पॉजिटिव एंड नेगेटिव, यहाँ मेंशन किया गया है, दैट कंसेप्ट विल बी कॉल्ड एज हेट्रोथैलिज्म। Now it is clear. Example for homothalic nature will be Chaetomium. Example for heterothallic nature will be Mucor and Rhizopus. Fine. This was the concept. Now let us move to mode of reproduction. तो when we talk about mode of reproduction, तो सबसे पहले हमें जानना होता है modes of reproduction. तो अगेन मैं सेम पैटर्न फॉलो करूंगी। व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज कि मैं पहले आपको सारे मोड्स एक्सप्लेन कर दूंगी, तो जब हम क्लासेस देखेंगे ना तो आपको केवल उनका नाम याद रखना होगा, आपको उनका डिस्क्रिप्शन पहले ही यहाँ समझ में आ जाएगा। दैट विल बी द मेथड जो हम फॉलो करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले लेट अस हैव अ लुक एट एसेक्सुअल मेथड्स। So when we talk about asexual methods, so that can be done with the help of 3 methods. 3 तरीके यहाँ पर लिए जा सकते हैं।
और इसमें जो पहला तरीका होता है उसको हम कहते हैं फ्रेगमेंटेशन, ठीक है। सेकेंड जो मेथड होता है वो यहाँ पर होता है बडिंग, और जो लास्ट मेथड होता है दैट इज फिजन। अब यहाँ पे इतना तो मैं आपसे एक्सपेक्ट करती हूँ कि आपको फ्रेगमेंटेशन, बडिंग और फिजन का मीनिंग पता है, क्योंकि ये आपने काफी लोअर ग्रेड से सीखा है काफी बार। आपको भी पता है कि फ्रेगमेंटेशन में क्या होगा, कि सपोज ये माइसीलियम है, तो इसका एक पार्ट जो है वो टूट कर यहाँ गिर जाएगा, उसकी फ्रेगमेंट बाहर आ जाएगी, एंड दिस फ्रेगमेंट इज गोइंग टू जनरेट द एडल्ट ऑर्गेनिज्म, ठीक है। फ्रेगमेंटेशन में कुछ ऐसा होता है। बडिंग अगर आप देखेंगे तो आपको भी पता है कि माइसीलियम में से कुछ बड लाइक आउटग्रोथ बनेगी इस तरह से, एंड दिस बड इज गोइंग टू गेट डिटैच्ड। ये जो बड है ये किसको गिव राइज करेगी, दिस इज गोइंग टू गिव राइज टू एडल्ट ऑर्गेनिज्म और द पेरेंट। फिजन में भी आप जानते हैं कि क्या होने वाला है कि वन ऑफ द सेल विल बी देयर या पेरेंट विल बी देयर या माइसीलियम विल बी देयर, इसका हम ब्रेकेज करेंगे दो डिफरेंट टाइप्स में, ठीक है। तो यहाँ पर ये सारी चीजें होती हैं। यूजुअली जो फिजन का मेथड होता है ना, मैं आपको बता दूं तो फिजन का मेथड जनरली कौन यूज करते हैं, जिनके पास एक ही सेल का बॉडी हो। बडिंग जो है ये ज्यादातर ईस्ट में पाया जाता है, ईस्ट में बडिंग पाई जाती है, फाइन। और अगर फ्रेगमेंटेशन आपको बोला जाए तो ये तो कॉमनली हर एक तरह के फंगस में देखा जा सकता है। तो दीज आर द एसेक्सुअल मेथड्स, ओके। यहाँ पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये जो मेथड्स आपने देखे, दीज आर एक्चुअली वेजिटेटिव मेथड्स आल्सो, ठीक है। अब देखो एसेक्सुअल क्यों बोला, क्योंकि गैमेट्स की इन्वॉल्वमेंट नहीं हुई। लेकिन अगर आप और भी टेक्निकल टर्म यहाँ जानना चाहते हैं तो वो टर्म होगा वेजिटेटिव मोड, क्योंकि आप हर एक मेथड में फोकस करिए, पुरानी वाली बॉडी का ही कोई पार्ट था जिसने एडल्ट ऑर्गेनिज्म को जन्म दिया है। तो दैट इज द रीजन कि दीज मेथड्स आर टेक्निकली मच मोर एक्यूरेटली कॉल्ड एज वेजिटेटिव मोड्स। अगर एसेक्सुअल में ही आपको और दूसरे तरीके देखने हैं तो दैट आर टिपिकली द स्पोर्स। वो कौन से मेथड्स होते हैं, स्पोर फॉर्मेशन का मेथड होता है। अब देखिए स्पोर बनता कैसे है। सबसे पहले यहाँ पर एक माइसीलियम होती है, माइसीलियम में आपको पता चलेगा कि इट इज गोइंग टू गिव राइज टू अ स्ट्रक्चर लाइक दिस, और इस स्ट्रक्चर के अंदर ही किसका फॉर्मेशन होगा, तो आपको पता चलेगा कि इसके अंदर स्पोर्स का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। तो जिस माइसीलियम के ऊपर स्पोरेंजिया बना, ये जो सैक लाइक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर स्पोर प्रेजेंट है, वो स्ट्रक्चर स्पोरेंजिया है। स्पोरेंजिया के अंदर कौन है, स्पोरेंजिया के अंदर स्पोर्स हैं, और जिस माइसीलियम पे स्पोरेंजिया बना है दैट माइसीलियम विल बी कॉल्ड एज स्पोरेंजियोफोर, ठीक है। उसको क्या कहा जाएगा, उसको कहा जाएगा स्पोरेंजियोफोर, फाइन। अब यहाँ जो स्पोर्स होते हैं बच्चों जो कि बनेंगे, तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे स्पोर्स का जो फॉर्मेशन है दैट इज एंडोजीनस, एंडोजीनस स्पोर फॉर्मेशन। एंडोजीनस का मतलब भी मैं आपको बता दूं, मैंने अभी आपको क्या बोला कि जो स्पोर है दैट इज गोइंग टू बी फॉर्म्ड इनसाइड, इनसाइड मतलब अंदर, वो भी किसके अंदर, स्पोरेंजिया के अंदर। तो ये जो स्पोर का जनरेशन हो रहा है, प्रोडक्शन हो रहा है, ये अंदर से हो रहा है, दैट इज व्हाई वी कॉल इट एंडोजीनस स्पोर फॉर्मेशन, क्लियर। अब यहाँ जो स्पोर्स होते हैं दे आर ऑफ टू टाइप्स, यहाँ पे दो तरह के स्पोर्स का फॉर्मेशन हम देखते हैं। इसमें से एक को कहा जाता है जू स्पोर और दूसरे को कहा जाता है एप्लानोस्पोर्स।
ओके, तो लेट मी टेल यू द नेचर ऑफ जूस्पोर एंड एप्लानोस्पोर. जूस्पोर जो होते हैं दे आर फ्लैजेलेटेड एंड ऑल्सो मोटाइल. अगर इनके पास फ्लैजेला है तो यू ऑब्वियसली नो दैट कि फ्लैजेला की वजह से ये मूव कर सकेंगे, मोटिलिटी होगी. एप्लानोस्पोर का नेचर जस्ट वाइस वर्सा है. दीज आर नॉन फ्लैजेलेटेड, इनके पास कोई भी फ्लैजेला नहीं होता. एंड बिकॉज दे डोंट हैव फ्लैजेला तो ये कैसे होंगे, नॉन मोटाइल होंगे. तो दिस इज द नेचर ऑफ टू टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल स्पोर्स जो फंगस में बनते हैं. जूस्पोर फ्लैजेलेटेड एंड मोटाइल, एप्लानोस्पोर नॉन फ्लैजेलेटेड एंड नॉन मोटाइल. एनी डाउट टिल हियर? वेजिटेटिव मोड में और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के स्पोर्स में आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम है? In case there is no problem, then we can proceed. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं फिर. नेक्स्ट जो आपको जानना है दैट विल बी द मोड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. अभी तक जो हमने बातें की वो एसेक्सुअल तरीके थे. नाउ लेट अस हैव अ लुक एट द मोड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. तो जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पर देखा जाता है तो वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दो तरह से होगा. ओके, और वो दो तरह कौन कौन से हो सकते हैं? तो दैट टू मेथड्स कैन बी, एक होगा गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट, और दूसरा जो मेथड यहाँ पे होता है वो होता है गैमेटेंजियल कॉप्युलेशन. ओके, और इन दोनों मेथड्स में 3 कॉमन स्टेप्स होते हैं. फोकस ऑन माय वर्ड्स. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होने के 2 तरीके, गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट या गैमेटेंजियल कॉपुलेशन. इन दोनों मेथड्स में जो इवेंट्स या स्टेप्स होते हैं वो कॉमन होते हैं. सबसे पहला जो स्टेप या इवेंट होगा दैट विल बी प्लाज्मोगैमी. ठीक है, साइटोप्लाज्म का फ्यूजन. दूसरा जो इवेंट होगा दैट विल बी कैरियोगैमी, मतलब कि न्यूक्लियस का फ्यूजन. और तीसरा जो इवेंट होता है दैट विल बी मियोसिस. ठीक है, जो होगा रिडक्शनल डिवीजन. प्लाज्मोगैमी का मतलब क्या है बच्चों? मैं फिर से बता दूं, दैट विल बी फ्यूजन ऑफ द साइटोप्लाज्म और द प्रोटोप्लाज्म which is present inside the cell or the mycelium or hypha. Karyogamy is going to be fusion of न्यूक्लियाई फ्यूज करते हैं. ठीक है, और उसके बाद लास्ट में होगा मियोसिस, जिससे कि क्रोमोसोम नंबर में कमी हो जाएगी. फाइन, तो ये तीनों इवेंट्स जो आपने अभी देखे ये गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट में भी होते हैं और ये गैमेटेंजियल कॉपुलेशन में भी होते हैं. नाउ लेट मी डिस्क्राइब यू बोथ ऑफ द मेथड्स इन अ फास्ट मैनर. जल्दी से ये दोनों मेथड्स भी देख लेते हैं कि ये कैसे होते हैं. तो चलो ध्यान से देखो, दोनों को एक साथ ही लेते हैं. दिस विल बी गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट एंड दिस विल बी गैमेटेंजियल कॉपुलेशन. ठीक है, दोनों को देखते हैं. तो गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट में क्या होता है ना कि यहाँ पे एक ऐसी माइसीलियम होती है और यहाँ दूसरी ऐसी माइसीलियम होती है. तो व्हाट इज गोइंग टू हैपन कि यहाँ एक माइसीलियम, कोई भी एक, ठीक है, सपोज हम उधर वाली मान लेते हैं, कोई भी एक माइसीलियम इज गोइंग टू फॉर्म अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर. तो जिसने ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाया है उसको हम एंथ्रीडियम मानते हैं, और जिसने नहीं बनाया दैट विल बी कॉल्ड ऊगोनियम. फाइन, अब आपको भी पता है कि यहाँ पे न्यूक्लियस होगा इसका. ठीक है, तो इस तरह से न्यूक्लियस बना लेते हैं, ये रहा. फाइन, अब क्या होगा? आपको भी पता है कि फर्स्ट इवेंट प्लाज्मोगैमी होगा. तो चलिए प्लाज्मोगैमी देखते हैं कैसे होगी.
ये जो एंथ्रीडियम का ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है ये पेनिट्रेट करेगा इस माइसीलियम को, सेकेंड वाली को, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा कुछ स्ट्रक्चर आप देखेंगे कि पेनिट्रेशन हो गया एंथ्रीडियल ट्यूब का। अब जैसे ही एंथ्रीडियल ट्यूब यहाँ पर आएगा तो हमें पता है कि इस ट्यूब के थ्रू यहाँ का जो न्यूक्लियस है वो यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि इस पर्टिकुलर सेक्शन में 2 न्यूक्लियाई हो गए। अब ये दोनों न्यूक्लियाई आपस में फ्यूज करेंगे तो यहाँ पर कैरियोगैमी होगी। कैरियोगैमी के बाद आपको स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिखेगा कि यहाँ एक ही पार्ट में 2 न्यूक्लियाई जो थे दे हैव फ्यूज्ड एंड फॉर्म अ सिंगल न्यूक्लियाई। आफ्टर दैट यहाँ मियोसिस होगा और मियोसिस के बाद ये जो आपका डिप्लॉयड स्ट्रक्चर है दैट इज गोइंग टू गेट कन्वर्टेड इनटू हैप्लॉयड स्ट्रक्चर। और ये जो हैप्लॉयड स्ट्रक्चर है दैट इज ओनली गोइंग टू गिव राइज टू एडल्ट माइसीलियम। तो ये जो प्रोसेस है ये गैमेटेंजियल कांटेक्ट का है, एंथ्रीडियम उगोनियम ट्यूब के थ्रू कांटेक्ट में आए, ठीक है। दूसरा होता है गैमेटेंजियल कॉप्युलेशन। तो गैमेटेंजियल कॉप्युलेशन कैसे होगा? बोथ ऑफ द माइसीलियम आर गोइंग टू फॉर्म दीज प्रोट्रूडेड स्ट्रक्चर्स, ठीक है। आपको ऐसे प्रोट्रूडेड स्ट्रक्चर्स दोनों माइसीलियम में दिखेंगे और दोनों का जो न्यूक्लियाई है वो टिप पे आ जाएगा। अब ये जो प्रोट्रूडेड स्ट्रक्चर्स यहाँ आपके लिए ड्रॉ किए गए हैं दीज आर कॉल्ड एज प्रोगैमेटेंजिया, ठीक है, इनका नाम है प्रोगैमेटेंजिया। तो प्रोगैमेटेंजिया आर गोइंग टू अंडरगो प्लाज्मोगैमी नाउ। यहाँ पर प्लाज्मोगैमी होगी। जब प्लाज्मोगैमी होगी तो आपको भी पता है कि यहाँ सेंटर में फ्यूजन हो जाएगा दोनों के प्रोटोप्लाज्म का, फाइन। तो दोनों के प्रोटोप्लाज्म फ्यूज कर गए और यहाँ 2 न्यूक्लियस हो गया, ठीक है। अब प्रोटोप्लाज्म फ्यूज होने के बाद कैरियोगैमी, कैरियोगैमी देखने को मिलेगी। जब कैरियोगैमी होगी तो कौन सी कंडीशन होगी कि इस फ्यूजन वाले सेल के अंदर बड़ा सा एक न्यूक्लियस होगा एंड आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू अंडरगो मियोसिस। तो ये जो आपका डिप्लॉयड स्ट्रक्चर यहाँ बना है दैट इज गोइंग टू गेट कन्वर्टेड इनटू हैप्लॉयड स्ट्रक्चर और ये जो हैप्लॉयड स्ट्रक्चर है यही नए माइसीलियम को गिव राइज करेगा। तो दिस इज द फर्स्ट मेथड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट। दिस इज द सेकेंड मोड ऑफ रिप्रोडक्शन दैट इज गैमेटेंजियल कॉप्युलेशन, फाइन। ये दोनों तरीके यूज किए जाते हैं व्हेन वी फॉलो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यहाँ पर इतना आप याद रखेंगे। आफ्टर दिस वी कैन मूव ऑन टू द क्लासिफिकेशन पार्ट कि यहाँ फंगस जो होता है इसके डिफरेंट क्लासेस कौन कौन से होते हैं। तो यहाँ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर दिया है। देन लेट अस कम कि ये कैसे दिखते हैं, एक बार आप पिक्चराइज्ड वे में देख लीजिए, आप समझ तो चुके ही हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज डन बाय कोनिडिया। कोनिडिया मैंने आपको नहीं बताया, चलिए यहाँ पे देख लीजिए। कोनिडिया या स्पोर के थ्रू यहाँ पर होता है। तो जब हम स्पोर के बारे में तो यू ऑल नो, कोनिडिया का जब आप फॉर्मेशन देखेंगे तो वो कुछ ऐसा होता है, माइसीलियम विल गो लाइक दिस और ये जो स्ट्रक्चर है इसको हम कोनिडियोफोर कहते हैं। दिस इज कोनिडियोफोर। दिस कोनिडियोफोर इज गोइंग टू गिव राइज टू कोनिडिया। ये सारे कोनिडिया हैं और आप देख रहे हैं बहुत अच्छे से कि कोनिडिया बाहर की तरफ बन रहा है, मतलब आउट ऑफ द बॉडी ऑफ माइसीलियम। तो दिस टाइप ऑफ डेवलपमेंट विल बी कॉल्ड एज एक्सोजीनस। यस और नो? अभी स्पोर में आपने एंडोजीनस डेवलपमेंट देखी थी, यहाँ कोनिडिया की जो डेवलपमेंट है माइसीलियम से बाहर है तो दैट इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज एक्सोजीनस डेवलपमेंट। क्लियर? तो ये याद रखिए।
इसके अलावा मैंने आपको यहाँ फ्रूटिंग बॉडीज जो होती हैं इनके बारे में अभी नहीं बताया है, क्योंकि जो फ्रूटिंग बॉडीज होंगी अभी जब हम डिफरेंट क्लासेस सीखेंगे तब वहां पे आएंगी, तब हम उनके बारे में जानेंगे। फ्रूटिंग बॉडीज हमेशा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइम पर ही बनती हैं और खास कर ये क्लास एस्कोमाइसिटिस का फीचर होती है। फ्रूटिंग बॉडीज का ज्यादातर फॉर्मेशन कहाँ पे होता है? क्लास एस्कोमाइसिटिस में। ओके, तो लेट अस मूव टू दैट वन और वहां पे हम ये सब देखेंगे। तो लेट अस मूव, यहाँ पे देखिए रिप्रोडक्शन का ये एक तरीका, लाइफ साइकिल किस तरह से फंगस का चलता है वो भी आपको शो किया गया है। ये सब कुछ मैं आपको बता चुकी हूँ कि प्लाज्मोगैमी क्या है, कैरियोगैमी क्या है, मियोसिस क्या है। यस और नो बताइए मुझे फास्ट, इन चीजों में आपको कोई भी ट्रबल है? Anyone is having any problem in understanding what is plasmogamy, what is karyogamy, why we are undergoing meiosis? Any problem in that one? No. तो यहाँ पिक्चराइज्ड वर्जन में यू कैन सी ऑल ऑफ द थिंग्स ऑल्सो, कि कैसे वो बातें या कैसे वो चीजें प्रोसीड ऑन करती हैं। ऑल्सो रिमेम्बर कि यहाँ पे आपने अभी नोटिस किया होगा कि जब यहाँ गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट हो रहा था या गैमेटेंजियल फ्यूजन हो रहा था, तो यहाँ एक ही सेल के अंदर आपको दो न्यूक्लियस दिखाई दे रहे थे। आप लोगों ने ये नोटिस किया या नहीं किया? लेट मी नो। आप सबने ये नोटिस किया? तो जब भी ऐसा एक स्ट्रक्चर फॉर्म होता है जहां पर दो न्यूक्लियाई एक साथ प्रेजेंट होते हैं, तो इस कंडीशन को हम डाइकैरियन कहते हैं। ठीक है, दिस इज डाइकैरियोनिक कंडीशन, डाइकैरियोटिक कंडीशन, या फिर ये जो पूरा सेल है जहां पे आपको दो न्यूक्लियाई साथ में दिख रहे हैं, तो दैट विल बी डाइकैरियन। कैरियन वर्ड का मतलब न्यूक्लियस होता है, जब दो न्यूक्लियस साथ में होंगे तो देयर विल बी डाइकैरियोटिक कंडीशन। फाइन, अब चलिए आगे चलते हैं क्योंकि ये सब कुछ आपको एक्सप्लेन हो चुका है। नाउ लेट अस हैव अ लुक एट द फ्रूटिंग बॉडीज। ये देखिए बच्चों, यहाँ आपको फोकस करना है डाइकैरियोटिक स्टेज या डाइकैरियन पे। ओके, तो व्हेन यू फोकस ऑन डाइकैरियोटिक स्टेज और डाइकैरियन, तो ये आपको इस तरह से दिखाई देंगे जहां दोनों एक साथ न्यूक्लियाई प्रेजेंट हो। फाइन, इसके अलावा देखिए फ्रूटिंग बॉडी, you can see this cup like structure formed over the mycelium। ये पूरा फ्रूटिंग बॉडी है, इसका जो माइसीलियम है वो नीचे की तरफ है। वैसे तो ये डायग्राम मशरूम का है, ठीक है, और ये आता है क्लास बेसिडियोमाइसिटिस में। तो यू कैन वेरी वेल सी कि यहाँ पे किस तरह से फ्रूटिंग बॉडीज का डेवलपमेंट होता है। फ्रूटिंग बॉडीज जो हैं लेटर ऑन क्या प्रोड्यूस करती हैं? ये हैप्लॉइड स्पोर प्रोड्यूस करती हैं। तो फोकस ऑन दिस वन। आगे आ जाइए। जब आगे आएंगे तो आपको पता चलेगा कि फंगस के अंदर काफी सारी डिफरेंट क्लासेस हैं, दे आर नॉट ऑल सिमिलर। बहुत अलग अलग तरह के फंगस आपको यहाँ देखने के लिए मिलेंगे। तो अलग अलग तरह के फंगस में यू कैन डिवाइड इट अमंगस्ट 4 डिफरेंट क्लासेस। फर्स्ट विल बी फाइकोमाइसिटिस, सेकेंड विल बी एस्कोमाइसिटिस, third Basidio, and the last one will be Deuteromycetes. Deuteromycetes is also known by the name of fungi imperfecti. Fungi imperfecti. ओके, और मैं आपको अभी रीजन बताती हूँ कि ऐसा क्यों है। ये जो क्लासेस हमने बनाई है ना बच्चों, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, that is on the basis of sexual reproduction method or mode। तो जब आप ड्यूटेरोमाइसिटिस को देखते हैं, ध्यान से सुनो, ये बात जरूरी है। ड्यूटेरोमाइसिटिस के अंदर ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज एब्सेंट। ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज फाउंड टू बी एब्सेंट, and that is the reason it is called as fungi imperfecti। समझ में आया सबको रीजन कि हम यहाँ पर ड्यूटेरोमाइसिटिस को फंजाई इम्परफेक्टाई क्यों कहते हैं?
Is it clear to all of you? The reason is true sexual reproduction is found to be absent in this particular class. That is why they are called imperfect fungi. Okay? आइए अब आगे चलें. अब यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं? गाड़ी को आगे बढ़ाते हैं. गाड़ी को आगे बढ़ाएंगे तो हम आ जाएंगे फाइकोमाइसिटिस में, विच आर कॉमनली कॉल्ड एज लोअर फंजाई. ठीक है, इनको हम लोअर फंजाई कहते हैं. और इस कैटेगरी में ब्रेड मोल्ड आएंगे. म्यूकर आ रहा है यहाँ पर. ठीक है, तो एक्वेटिक हैबिटेट्स में यूजुअली ये पाए जाते हैं एंड दे आर ऑब्लिगेट पैरासाइट्स. ऑब्लिगेट पैरासाइट का मतलब है कि कभी भी ये अपना पैरासिटिज्म छोड़ते नहीं है. फाइन. ऑब्लिगेट पैरासाइट का मतलब है दे आर नेवर गोइंग टू ऑप्ट फॉर अनदर मेथड ऑफ न्यूट्रिशन. दे स्टिक टू पैरासिटिज्म, हमेशा उसको फॉलो करते हैं. ठीक है, इनकी जो माइसीलियम है, दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग, माइसीलियम इनकी एसेप्टेड होती है. इसका मतलब जब आप इनकी माइसीलियम ड्रॉ करेंगे तो आप इनके बीच में कोई सेप्टम या बाउंड्री नहीं बनाएंगे. अभी तक आप ध्यान दिए होंगे, मैंने ऐसा आपके लिए माइसीलियम ड्रॉ किया था. बना रही थी मैं ऐसा, तो ये जो लाइन में ड्रॉ करती थी, दिस वाज द सेप्टम. ओके, तो जब आप यहाँ फाइकोमाइसिटिस के माइसीलियम की बात करेंगे तो दैट माइसीलियम इज गोइंग टू बी एसेप्टेड, मतलब वहां पे सेप्टम नहीं होगा. सीनोसिटिक, सीनोसिटिक का मतलब है मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन. ठीक है, कौन सी कंडीशन है ये? मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन. काफी सारे न्यूक्लियाई होंगे. नाउ लेट अस कम टू द एग्जांपल्स. यू कैन सी द एग्जांपल ऑफ म्यूकर, राइजोपस, रेड मोल्ड, एल्ब्यूगो कैंडिडा यहाँ पे होता है. ठीक है, तो यहाँ पे ये जो एल्ब्यूगो है, आप मुझे इसके बारे में कुछ बता सकते हैं? वाई एल्ब्यूगो को मैंने फोकस किया है? एल्ब्यूगो कैंडिडा, फास्ट, जल्दी से बताइए. एल्ब्यूगो कैंडिडा क्यों इंपॉर्टेंट है? जीनस ऑफ प्लांट पैरासाइट, पैरासिटिक फंजाई ऑन मस्टर्ड. ओके, 2 आंसर्स आई हैव गॉट. लेट अस सी व्हिच वन इज करेक्ट. देखिए, बिल्कुल सही आप लोगों ने कहा है कि ये एक पैरासाइट है जो कि मस्टर्ड पे होता है. ठीक है, चलिए, और इसके बारे में क्या बताया गया है कि ये पैरासिटिक फंगस है और जीनस भी है. फाइन, चलो देखो, सब कुछ सही है, लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है, वो याद रखनी है कि इससे कॉज होने वाला डिजीज क्या है. ठीक है, तो वो मैं आपको बता दूं. एल्ब्यूगो कॉजेज व्हाइट रस्ट डिजीज. यहाँ पर इससे कौन सी बीमारी होती है? व्हाइट रस्ट डिजीज होती है. एंड दैट ऑल्सो कहाँ पे? क्रूसीफेरी फैमिली में. ठीक है, तो क्रूसीफेरी फैमिली जो है वो इसका सबसे बड़ा शिकार होती है. और वहां पे जो बीमारी ये एल्ब्यूगो कैंडिडा फैलाता है, दैट इज द व्हाइट रस्ट डिजीज. ओके, इसके अलावा आपको बहुत सरप्राइज होगा जान के कि फाइकोमाइसिटिस में बेटा ऑब्लिगेट पैरासाइट का एग्जाम्पल वो सारे फंगस होंगे अरबाज जो कि फाइकोमाइसिटिस में आ रहे हैं. क्लियर? देखो, पूरे फाइकोमाइसिटिस क्लास का ही नेचर है कि वहां पे ऑब्लिगेट पैरासाइट्स होते हैं. तो जो भी यहाँ पे आप एग्जाम्पल देख रहे हो वो सारे के सारे ऑब्लिगेट पैरासाइट्स होंगे. इज इट क्लियर? ओके, चलिए, तो यहाँ पे और भी मैं आपको बता दूं, ये तो एक एल्ब्यूगो कैंडिडा की बात हुई है. यहाँ पे और भी होते हैं, और जो दूसरे हैं उनके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता दूं. दूसरे जो होंगे, यहाँ पे फाइटोफथोरा पाया जाता है. ठीक है, यहाँ मैं आपके लिए लिख देती हूँ, आप उसको रिकॉर्डिंग से कलेक्ट कर सकते हैं. यहाँ पे पाया जाता है फाइटोफथोरा इन्फेस्टेंस. ठीक है, फाइटोफथोरा इन्फेस्टेंस होता है और ये क्या करता है? इट कॉजेज लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो. लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, तो ये भी एक बीमारी फैलाने वाला मेंबर है जो कि फाइकोमाइसिटिस को बिलोंग करता है.
इसके अलावा वी ऑल्सो हैव पाइथियम स्पीशीज, वो भी यहीं पर आते हैं। और ये जो पाइथियम होता है, इट कॉजेस डैम्पिंग ऑफ डिजीज। ये क्या कॉज करता है? डैम्पिंग ऑफ डिजीज कॉज करता है टोबैको में और दूसरे वेजिटेबल क्रॉप्स में, बट सबसे ज्यादा टोबैको में ही करता है। ओके, तो आप 2 से 3 ऐसे एग्जाम्पल याद रखिए जो कि इंपॉर्टेंट हैं, कॉमन है। वन विल बी एल्ब्यूगो दैट कॉजेज व्हाइट रस्ट, देन यू कैन सी पाइथियम डैम्पिंग ऑफ, एंड यू कैन सी फाइटोप्थोरा जो कि लेट ब्लाइट कॉज करेगा। ठीक है, ये हो गया। इसके अलावा लेट अस कम टू द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जो यहाँ पे होता है फाइकोमाइसिटिस में। फाइकोमाइसिटिस का मोस्ट कॉमन मोड ऑफ रिप्रोडक्शन ये होता है। अगर आप यहाँ देखेंगे, मैम oomaisitis और zygomaisitis के बारे में बताइए। एग्जैक्टली दैट इज द थिंग वेयर वी आर मूविंग अरबाज। 2 मिनट बस, ठीक है। व्हेन वी टॉक ऑफ द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन दैट इज एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल, तो मैंने आपको अभी अभी क्लासिफिकेशन स्टार्ट करने के पहले एक चीज बताई थी कि दिस क्लासिफिकेशन हैज बीन डन ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। रिमेंबर और नॉट? याद है? नहीं याद है? मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला कि दिस क्लासिफिकेशन वी हैव डन अकॉर्डिंग टू द मोड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब जब हम मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में आ ही गए हैं, तो आपको यहाँ देखने के लिए मिलेगा कि बिकॉज ऑफ द वेरिएशन इन मोड ऑफ रिप्रोडक्शन फाइकोमाइसिटिस 2 हाफ में बढ़ जाता है। ठीक है, फाइकोमाइसिटिस इज गोइंग टू बी डिवाइडेड इनटू 2 हाफ ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, जो एग्जैक्टली अभी अरबाज ने पूछा। ठीक है, वन क्लास इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज oomaisitis और दूसरी जो क्लास है दैट इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज zygomaisitis। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये जान के हैरानी होगी कि जो zygomaisitis के मेंबर होते हैं या जो oomaisitis के मेंबर होते हैं, इनके बीच में रिप्रोडक्शन के मेथड में वेरिएशन होता है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे oomaisitis देखेंगे तो यूजुअली दे रिप्रोड्यूस बाय द फॉर्मेशन ऑफ कोनिडिया एसेक्सुअल मोड में, और अगर आप इनका सेक्सुअल मोड देखेंगे तो वो गैमेटेंजियल कांटेक्ट होता है। ठीक है, अब जाइगोमाइसिटिस को मैं नीचे लिख देती हूँ। अगर यहाँ पर आप जाइगोमाइसिटिस को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इनका जो मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है दैट इज गोइंग टू बी फॉर्मेशन ऑफ स्पोर्स, और अगर आप इनका सेक्सुअल मोड देखेंगे तो वो जो सेक्सुअल मोड होता है दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ गैमेटेंजियल कॉप्युलेशन। ठीक है, तो आप देखो कि इन दोनों के मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में अंतर है, ऑल्दो इनके जो कॉमन फीचर्स होते हैं वो फाइकोमाइसिटिस के जैसे ही होते हैं। ठीक है, अभी भी कुछ प्रॉब्लम है? ओके, अरबाज इज आस्किंग फॉर मैम oomaisitis की सेल वॉल कौन सी होती है और zygomaisitis की कौन सी होती है। चलिए ठीक है, ये भी बात कर लेते हैं यहाँ पे। ओके, when we talk about the cell wall nature और when we talk about the mycelium के septum का nature, तो मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि जब भी oomaisitis की बात होती है या फाइकोमाइसिटिस की बात होती है, तो फाइकोमाइसिटिस पूरा अगर आप देखेंगे तो उनके सेल वॉल में कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड्स होते हैं, जो कि यहाँ आपको ओ और जाइगो दोनों में अलग अलग देखने को मिल सकता है। सेकेंड थिंग कि अगर इनके माइसीलियम का नेचर हम लोग देखेंगे तो माइसीलियम के नेचर के अकॉर्डिंग यू विल कम टू नो कि इसमें एक एसेप्टेड होते हैं, और अगर जाइगोमाइसिटिस को देखा जाएगा तो वो सेप्टेड भी होते हैं। अगर टिपिकली आपको केवल सेल वॉल के बारे में बताना है, ठीक है, तो यहाँ पे सेल वॉल का नेचर तो आपको ऑलरेडी बताया गया है, दैट इज मेड अप ऑफ काइटिन, यू नो दैट। ठीक है, तो यहाँ जाइगोमाइसिटिस या oomaisitis की जो आप सेल वॉल देखेंगे, oomaisitis की सेल वॉल हायर प्लांट सब्सटेंस को थोड़ा सा मैच करती है। समटाइम्स यू कैन ऑब्जर्व सेल्यूलोज ओवर देयर या ग्लाइकन्स, लेकिन जाइगोमाइसिटिस को देखेंगे तो वो कंप्लीटली स्टिक रहते हैं कि हम जो है हमेशा क्या फॉलो करेंगे, काइटिन को ही फॉलो करेंगे। हाँ, अगर हमें थोड़ी वेरिएशन चाहिए तो वी कैन हैव हेल्प ऑफ पॉलीसेकेराइड्स या लिपिड्स। ठीक है, ये बस थोड़ा सा डिफरेंस होता है।
देयर इज ओनली अ माइन्यूट डिफरेंस। इसके अलावा बाकी सारा जो इनका नेचर आप देखेंगे वो इनके रिप्रोडक्शन के टर्म्स में ही होता है। ऊमाइसिटिस के एग्जाम्पल, ऊमाइसिटिस के एग्जाम्पल अभी अभी आपको दिए गए थे अरबाज। मैंने जो आपको बताया था फाइटोफथोरा इन पेस्टिल्स, मैंने जो आपको बताया पाइथियम स्पीशीज, ये ऊमाइसिटिस में आते हैं। ओके, इवन एल्ब्यूगो, ये तीनों के तीनों जो अभी डिजीज कॉजिंग फंगस आपको बताए गए थे, ये सारे ऊमाइसिटिस में आते हैं। अगर आप जाइगोमाइसिटिस में देखोगे तो जाइगोमाइसिटिस में आपके पास पाइलोबोलस होता है। ओके, जाइगोमाइसिटिस में कौन होता है? जाइगोमाइसिटिस में पाइलोबोलस होता है, जो कि एक कॉप्रोफिलस फंगस है। डू यू ऑल नो द मीनिंग ऑफ कॉप्रोफिलस फंगस? कॉप्रोफिलस फंगस जो होते हैं ना, दैट बेसिकली ग्रो ऑन एनिमल डंग। वो किस पे ग्रो करते हैं? एनिमल डंग पे ग्रो करते हैं। और मैं आपको बता दूं कि जो पाइलोबोलस होता है, इट इज अडेप्टेड फॉर ग्रोइंग ऑन हॉर्स डंग। ये किस पे ग्रो करता है? हॉर्स डंग पे ग्रो करता है। जाइगोमाइसिटिस के एग्जाम्पल में आप राइजोपस और म्यूकर भी लिख सकते हैं, वो दोनों भी इसी कैटेगरी में आएंगे। फाइन, तो ये सारा आपको पता रखना है अबाउट फाइकोमाइसिटिस क्लास। जाइगोमाइसिटिस का रिप्रोडक्शन मैंने आपको अभी बताया था अरबाज, मैंने इस पर्टिकुलर सेक्शन में लिखा था। एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में दे आर गोइंग टू मेक स्पोर, और अगर सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है देन दे आर गोइंग टू फॉलो गैमेटेंजियल कॉप्युलेशन। ओके, याद रखिएगा। देन लेट अस मूव टू एस्कोमाइसिटिस। जब एस्कोमाइसिटिस की बात होगी तो दीज आर एस्कस फॉर्मिंग फंजाई, और जो एस्कस है दैट इज नथिंग बट द फ्रूटिंग बॉडी। ठीक है, मैंने आपको अभी बताया था कि मैं यहाँ आपको फ्रूटिंग बॉडीज के बारे में बताऊंगी। तो यहाँ 3 तरह के फ्रूटिंग बॉडीज बन सकते हैं। ठीक है, और वो जो फ्रूटिंग बॉडीज होंगे वो तो या तो क्लिस्टोथीशियम होगा, क्लिस्टोथीशियम जो कि राउंड दिखता है फ्रूटिंग बॉडी, या तो पेरीथीशियम होगा, ठीक है, जो कि फ्लास्क लाइक दिखाई देता है। और अगर आप यहाँ पे दूसरे तरह के फ्रूटिंग बॉडीज देखेंगे तो वो भी होते हैं, एपोथीशियम भी होता है। ठीक है, तो एपोथीशियम भी यहाँ पे होगा। ये सब अलग अलग तरह के फंगस आपको मिलेंगे। एक्चुअली जो भी फ्रूटिंग बॉडी यहाँ बनेगा दैट इज गोइंग टू डिपेंड कि आपने वहां पे किस तरह के स्पोर्स बना रखे हैं। स्पोर हमेशा यहाँ पे हेप्लॉइड बन के रहते हैं, तो जो फ्रूटिंग बॉडीज होते हैं ना, दे आर बेसिकली फॉर्म्ड फॉर प्रोटेक्शन। याद रखिए, फ्रूटिंग बॉडी का जो फॉर्मेशन है वो हमेशा होता है टू प्रोटेक्ट द हेप्लॉइड स्पोर, क्योंकि जो स्पोर है वो बाहर जाएगा, वो जर्मिनेट करने वाला है नए इंडिविजुअल में। तो जब तक वो रिलीज नहीं होता, इट इज इम्पॉर्टेंट टू कवर इट, इट्स इम्पॉर्टेंट टू प्रोटेक्ट इट। तो फ्रूटिंग बॉडीज बेसिकली तभी बनते हैं। अब सैक फंजाई का मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कोनिडिया, और बार बार मैं ये आपके लिए पढ़ूंगी केवल क्योंकि आपको ऑलरेडी पता है कोनिडिया कैसे बनता है, स्पोर कैसे बनता है। फाइन, ये मैंने सबसे पहले समझाया। देन एस्कोमाइसिटिस का मोड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है दैट इज थ्रू फ्रूटिंग बॉडी फॉर्मेशन और एस्कस फॉर्मेशन, ये भी मैंने स्टार्टिंग में बताया। अब यहाँ पे एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल आपके पास है एस्परजिलस। तो लेट अस टॉक ऑफ एस्परजिलस नाइगर। एस्परजिलस नाइगर, ये मैं आपको स्पेशली इसीलिए बता रही हूँ बिकॉज दिस इज कॉल्ड एज लेबोरेटरी फंजाई। इसको हम लेबोरेटरी फंजाई कहते हैं। अगर आपको फंगस से रिलेटेड कोई भी एक्सपेरिमेंट करना है, ठीक है, तो वो जो एक्सपेरिमेंट होगा दैट विल बी डन ऑन एस्परजिलस नाइगर। दूसरा, जब भी यहाँ पे क्लैविसेप्स की बात होती है, क्लैविसेप्स परप्यूरिया, तो दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। सबसे इम्पॉर्टेंट है न्यूरोस्पोरा क्रासा। ठीक है, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेंबर हियर इज न्यूरोस्पोरा क्रासा। और ये जो न्यूरोस्पोरा क्रासा है ये क्यों इम्पॉर्टेंट है?
क्योंकि जब आप जेनेटिक्स पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि न्यूरोस्पोरा इज द हीरो। बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स के लिए न्यूरोस्पोरा को यूज किया गया है। अगर मैं आपको एक बताऊं तो न्यूरोस्पोरा को यूज करके ही बनाई गई थी वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस। ठीक है, इसको यूज करके बनाया गया था वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस। तो न्यूरोस्पोरा इज क्वाइट इंपॉर्टेंट फॉर यू क्योंकि ये बायोकेमिकल जेनेटिक्स में काफी काम आता है। ठीक है, अब आगे आ जाते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं एस्कोकार्प या एस्कस के बारे में। तो एस्काई या एस्कोकार्प जो होता है दैट इज गोइंग टू कंटेन एस्कोस्पोर। यूजुअली चार एस्कस के अंदर 4 एस्कोस्पोर रहते हैं, बट दे कैन बी अप टू 8 ऑल्सो। ये नंबर आप याद रखिएगा, 1 एस्काई is going to contain 4 ascospore and the number can rise to 8 also. Clear? डिटेल्ड इसका जो प्रोसेस है वो बिल्कुल जैसा वैसा ही होता है जैसे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन चलती है, प्लाज्मोगैमी, कैरियोगैमी एंड सो ऑन। फ्रूटिंग बॉडी तब बनता है जब आपको स्पोर को प्रोटेक्शन देनी है बिफोर द रिलीज। बस इतना सा वेरिएशन है। नाउ लेट अस कम टू बेसिडियोमाइसिटिस, जहाँ पे मशरूम्स या ब्रैकेट फंजाई आते हैं या पफ बॉल्स आते हैं। तो जब इनकी बात की जाएगी तो यहाँ पे एसेक्सुअल स्पोर्स जनरली होते नहीं है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कॉमन होता है विच इज डन बाय फ्रेगमेंटेशन। ठीक है, तो मशरूम तो आप मोस्ट ऑफ यू माइट हैव ईटन ऑल्सो, इडिबल फंजाई होता है। ठीक है, तो ऐसा भी नहीं है कि सारे तरह के मशरूम यहाँ पे खाए जा सकते हैं। रीजन इज कि जो टोड स्टूल होता है दैट इज पॉइजनस। टोड स्टूल हैज प्रूवन टू बी पॉइजनस। ओके, अरबाज इज आस्किंग फॉर टाइप्स ऑफ एस्कोकार्प। मैंने आपको बताया अरबाज, आई टोल्ड यू अबाउट क्लिस्टोथीशियम, आई टोल्ड यू अबाउट पेरीथीशियम एंड एपोथीशियम। आपने वो तीनों टर्म्स सुने थे। मैं अरबाज के साथ बात कर रही हूँ। आपने क्लिस्टोथीशियम, पेरीथीशियम, एपोथीशियम सुना था। मैंने जब फ्रूटिंग बॉडी का इंट्रोडक्शन स्टार्ट किया तो मैंने आपके लिए साइट पे लिखा था कि दे आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स। डू यू रिमेम्बर अरबाज? You don't remember? Then what I'll suggest you that refer to recording once। अगर उसके बाद भी आपको प्रॉब्लम है तो कल मैं आपको डाउट सेशन में पर्सनली समझा दूंगी। फाइन, आप एक बार रिकॉर्डिंग देखिएगा, फिर भी आपको प्रॉब्लम होती है I'll explain you personally। Now let us come to ब्रैकेट फंजाई या बेसिडियोमाइसिटिस। तो यहाँ पे बेसिडियम का फॉर्मेशन होता है। अब ये देखिए, दिस इज द बेसिडियम। ये जो स्ट्रक्चर बना हुआ है अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर, दैट इज द बेसिडियम एंड बिकॉज ऑफ दिस ओनली दीज आर आल्सो कॉल्ड एज क्लब फंजाई। इनको हम क्लब फंजाई भी कहते हैं। यहाँ जो फ्रूटिंग बॉडीज होते हैं दे आर कॉल्ड एज बेसिडियोकार्प। ठीक है, एस्कोमाइसिटिस का फ्रूटिंग बॉडी एस्कोकार्प था, यहाँ बेसिडियोमाइसिटिस का फ्रूटिंग बॉडी विल बी बेसिडियोकार्प। क्लियर? तो ये दोनों चीजें आप याद रखिए कि कैसे ये फ्रूटिंग बॉडीज अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम से जाने जाते हैं। इसके बाद आपको क्या जानना है आगे कि इसके एग्जाम्पल्स कौन कौन होंगे। देन वी आर गोइंग टू हैव एगरिकस विच इज द मशरूम, उस्टिलागो जो कि स्मट डिजीज फैलाता है, पक्सीनिया ग्रामिनिस जो कि ब्लैक रस्ट ऑफ वीट फैलाता है। ठीक है, ये कुछ कॉमन एग्जाम्पल्स यहाँ पर होंगे। Deuteromycetes के बारे में already I told you that they are going to be called as fungi imperfecti because they are not going to have true sexual reproduction। जो भी इनका मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है यूजुअली वो वेजिटेटिव होता है या तो फिर एसेक्सुअल होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पर नोटेड नहीं है। ओके, तो ये याद रखिएगा। इसके अलावा ड्यूटेरोमाइसिटिस जो होते हैं उनके बारे में कुछ और बातें कि ये यूजुअली सैप्रोफाइट्स या पैरासाइट्स होते हैं। मेजॉरिटी जो होती है वो डीकम्पोजर्स की होती है। ठीक है, यहाँ पे कौन कौन आएंगे तो यहाँ पे आपके पास आएगा ऑल्टरनेरिया सोलानी, कॉलेटोट्राइकम। ओके, लेट अस हैव समथिंग अबाउट कॉलेटोट्राइकम। कॉलेटोट्राइकम जो होता है इट कॉजेज रेड रॉट ऑफ शुगर केन, रेड रॉट ऑफ
शुगर केन। ये कौन कॉज करता है? कॉलेटोट्राइकम। ठीक है, तो इसको याद रखिए। ऑल्टरनेरिया सोलानी जो है वो भी पोटैटो में अर्ली ब्लाइट लेकर आता है। इसके पहले आपने लेट ब्लाइट देखा था, अब यहाँ पे अर्ली ब्लाइट है। तो ये दोनों इन्फेक्शियस होते हैं टू द प्लांट्स, प्लांट डिजीज कॉज करते हैं। नाउ लेट अस कम टू द क्वेश्चन एप्लीकेशन पार्ट। अब आप लोग बिल्कुल इंस्टेंटली फटाफट आंसर दीजिएगा। यूनिक किंगडम ऑफ हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स, व्हिच इज गोइंग टू बी दैट वन? एग्जैक्टली, आंसर विल बी फंजाई। बहुत सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, वीट रस्ट डिजीज इन फंजाई इज कॉज्ड बाय। वीट रस्ट कौन फैलाता है? अभी अभी आपने उस फंगस का नाम जाना था। Yes, exactly. The answer is going to be Puccinia. Puccinia graminis. Wheat rust ये फैलाता है। Cenocytic hypha का मतलब क्या है? बताइए। What do you mean by cenocytic hypha? I need answer from everyone. सारे लोग मुझे आराम से बताइए। What do you mean by cenocytic hypha? ओके, इसका आंसर होगा इट इज अ मल्टी न्यूक्लिएटेड हाइफा विदाउट सेप्टम, तब उसे हम सिनोसिटिक हाइफा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेल वॉल ऑफ फंजाई इज मेड अप ऑफ। फंगस सेल वॉल इज मेड अप ऑफ, तो आंसर विल बी काइटिन। आपको पता है काइटिन एंड कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड्स आर देयर। वेरी गुड अरीबा। चलिए आगे देखते हैं। Fusion of two similar type of gametes, what that will be called as? Isogamy. कल भी बताया था, दो सिमिलर गैमेट्स का अगर फ्यूजन आप देखते हैं तो दैट इज अल्टीमेटली गोइंग टू बी कॉल्ड एज आइसोगैमी। एस्कोमाइसिटिस को और क्या बोला जाता है? एस्कोमाइसिटिस आर ऑल्सो नोन बाय द नेम ऑफ सैक फंजाई। ठीक है, yes, they are also known by the name of sac fungi. Fruiting body without any opening is called as। देखो, फ्रूटिंग बॉडी में मैंने आपको सर्कुलर फ्रूटिंग बॉडी बताया, जिसने एक्चुअली अरबाज ने नहीं सुना, तो दैट सर्कुलर फ्रूटिंग बॉडी का कोई ओपनिंग नहीं होगा और उसका नाम होता है क्लिस्टोथीशियम। फ्रूटिंग बॉडी और द एस्कोकार जिसका कोई ओपनिंग नहीं होता वो सर्कुलर होगा एंड दैट इज क्लिस्टोथीशियम। बायोजेनेटिक वर्क के लिए कौन से फंगस को सबसे ज्यादा यूज किया जाता है? अभी अभी मैंने आपको ये बताया था। Which fungus will be used for the study of biochemical genetics? Neurospora crassa. Okay, answer will be Neurospora. थ्रेड लाइक बेसिक स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स वो होंगे हाइफा। बहुत सिंपल है। देन फाइकोमाइसिटिस पैरासिटिक फंगस दैट ग्रो ऑन मस्टर्ड, बताइए कौन होंगे? मस्टर्ड, व्हाइट रस्ट डिजीज। यस, आंसर विल बी एल्ब्यूगो कैंडिडा। ठीक है। माइकोरिजा, व्हाट इज माइकोरिजा? सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फॉर माइकोरिजा। मैं आपको हिंट दे देती हूँ, मैंने आपको बताया था कि सिम्बायोटिक रिलेशनशिप इज ऑल्सो नोन एज म्यूचुअलिज्म। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फास्ट। Mycorrhiza is a mutualistic relationship between no algae and plant roots and fungi. Exactly. Very good, Manish. That will be association between plant roots and fungi. Algae and fungi होता तो वो lichen होता। Food material is stored in the form of। Okay, ये मैंने आपको जनरल फीचर्स में नहीं बताया था। यहाँ पे हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है,
तो जो स्टोर्ड फूड मटेरियल होता है दैट इज ग्लाइकोजन। तो आपका आंसर होगा द स्टोर्ड फूड मटेरियल इन फंजाई इज ग्लाइकोजन एंड ऑयल। ये नोट करिएगा। फंगस विदाउट एनी माइसीलियम, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर बताइए। फंगस विदाउट एनी माइसीलियम इज, कौन होगा? पक्सीनिया, एगरिकस, एल्ब्यूगो या सैक्रोमाइसिस? What will be the answer to this question number 13? आंसर होगा सैक्रोमाइसिस, क्योंकि वो यूनिसेल्यूलर होता है। ठीक है, आंसर विल बी सैक्रोमाइसिस। वेरी गुड मनीष, यूनिसेल्यूलर होता है। द ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स विथ एन इंटरवेनिंग डाइकैरियोटिक फेज इन देयर लाइफ साइकिल। तो आपको भी पता है कि डाइकैरियोटिक फेज तो फंगस में ही आती है। Ascomycetes are commonly called as sac fungi. You know that. Unicellular sac fungus among the following. Unicellular sac fungi. तो वो होता है ईस्ट या फिर सैक्रोमाइसिस। बेसिडियोमाइसिटिस को कॉमनली क्या कहा जाता है, बताइए। बेसिडियोमाइसिटिस को कॉमनली क्या कहा जाता है? Exactly, club fungi. They are called as club fungi. Fruiting body where the sky containing ascocarps are completely enclosed within a wall. देखिए फिर से वही क्वेश्चन, पूरा का पूरा एनक्लोज्ड होगा तो वो क्लिस्टोथीशियम होगा। In agaricus, the structure in which reduction division takes place, तो वो बेसिडियम में होता है, क्योंकि वही उसका रिप्रोडक्टिव सेगमेंट या स्ट्रक्चर है। Which of the following group is not comprised of sac fungi? इसमें से कौन सैक फंजाई में नहीं आते? मशरूम्स, क्योंकि वो बेसिडियोमाइसिटिस में आते हैं। ड्यूटेरोमाइसिटिस को और क्या कहा जाता है? ड्यूटेरोमाइसिटिस को और क्या कहा जाता है? यस, दे आर कॉल्ड एज इम्परफेक्ट फंजाई। एसेक्सुअल स्पोर प्रोड्यूस्ड बाय ड्यूटेरोमाइसिटिस, तो वो कोनिडिया होते हैं। एक्चुअली स्पोर नहीं है ये, ठीक है, स्पोर नहीं है। कोनिडिया इज थोड़ा सा लिटिल बिट डिफरेंट फ्रॉम स्पोर फॉर्मेशन। रेड रॉट ऑफ शुगर केन कौन कॉज करता है? रेड रॉट ऑफ शुगर केन, मैंने अभी आपको बताया था कि रेड रॉट ऑफ शुगर केन इज कॉज्ड बाय कॉलेटोट्राइकम। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे। हमने आज जो भी बात की है दैट इज विथ रिस्पेक्ट टू किंगडम फंजाई। अब नेक्स्ट क्लास में जब हमारा लेक्चर होगा तो हम स्टार्ट करेंगे विथ अ क्विक रिव्यू ऑफ प्लांट एंड एनिमल किंगडम, शॉर्ट में देखेंगे। और उसके अलावा हमें जानना है अबाउट वायरसेस एंड वायरोसॉइड्स। ठीक है, जो भी वायरसेस होते हैं उसमें प्रियॉन भी होंगे, उनके बारे में हम बात करेंगे इन द नेक्स्ट लेक्चर।